सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल कैसा पेपर था एएमयू का? जिन लोगों ने दिया हो। सही था सर, सही था। ना ज्यादा हार्ड ना ज्यादा इजी। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है। ये प्रैक्टिस हो गया कम से कम। हाँ, लंबा हुआ था सर। लंबा लेंदी था, कोई बात नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, अपनी तरफ से बेस्ट देना है ना। लेंदी हो, इस तरह का हो तो सिलेक्टिव जरूर होते हैं। समझ गए? हर यस सर। एग्जामिनेशन का अपना अपना मोड है, अपना अपना पैटर्न है, उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना है। कन्वेंशनल एग्जामिनेशन की तरह नहीं वहाँ बैठना है 100 में 99 करना है। और है ना, अब जो एग्जामिनेशन आ रहा है उसमें तो और सेलेक्टिव होना होगा। ठीक है, उसमें तो कई देखते देखते ही उसको फिट आ जाता है। नहीं, पहला नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, चौथा नहीं हुआ, अब होगा कैसे नहीं। उसके बाद वो अपना काम शुरू करता है, BCD CDA है ना, मारना शुरू करेगा कुछ कुछ। वो नहीं करना है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, माइंडसेट हमारा कॉम्पिटिटिव होना चाहिए कि फर्स्ट इनिंग में पीछे रहने के बाद भी हम काफी आगे हो सकते हैं और इनफैक्ट मैच विनर हो सकते हैं। तो यस सर। है ना, तो हमें ऐसा, ये एग्जाम्पल है अपने पास में, एग्जाम्पल इंडिया का एग्जाम्पल है ना। 100 रन से पीछे रहने के बाद भी अंत में मैच जीत सकते हैं। ये गेम तो इस तरह का गेम, बहुत ही कॉम्पिटिटिव गेम है, बहुत ही टेक्निकल गेम है, तो इसीलिए कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अंदर से थोड़ा सा स्ट्रांग रहना है, ये मान के चलना है कि हमें गलती कम से कम करनी है। ठीक है, बस सिंगल माइंडसेट और कुछ नहीं। ठीक है, तो देखिए लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था डायमीटर ऑफ पैराबोला, है ना। तो लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड वाज डायमीटर, और डायमीटर के पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को कहते थे सेंटर ऑफ कोनिक। लेकिन संयोग की बात ये थी कि एवरी डायमीटर ऑफ पैराबोला इज अ लाइन पैरेलल टू एक्सिस। एवरी डायमीटर ऑफ पैराबोला इज लाइन पैरेलल टू एक्सिस and two parallel lines will never meet, so there is no center in parabola, है ना। तो जब किसी कोनिक सेक्शन में ये पता चल जाए कि ये सेंट्रल कोनिक नहीं है, इसका मतलब वो पैराबोला है। ठीक, सेंटर निकालने का तरीका जनरल कोनिक में क्या होता है कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, जैसे ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy इंक्लूडिंग सर्कल। मान लीजिए नहीं आता है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, गलत लिखने से अच्छा है फुल प्रूफ तरीका से सही लिखना है। 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये आपका सेकेंड डिग्री कर्व है। ठीक, सेकेंड डिग्री कर्व है। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए टेकिंग y एज कांस्टेंट, तो 2ax प्लस 2hy प्लस 2g इक्वल टू 0, मतलब आ गया ax प्लस hy एंड प्लस g इक्वल टू 0। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए टेकिंग x एज कांस्टेंट, 2hx एंड प्लस 2f इक्वल टू 0, ये आ गया hx प्लस by एंड प्लस f इक्वल टू 0। ठीक, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व टू गेट सेंटर ऑफ सर्कल, इलिप्स, है ना, और हाइपरबोला, ये तीन सेंट्रल कोनिक है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस इफ दिस रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, तो और बाय द वे पेयर ऑफ लाइंस नहीं है जिसका कंडीशन आपको मालूम है, जिस पर कि अभी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करवा देता हूँ। एक और क्वेश्चन था लविस का, है ना, AHG ऐसे करके डिटरमिनेंट है और C, ये 0 हो जाए तो पेयर ऑफ लाइंस, है ना। और यही लिटमस टेस्ट है, यहीं से
सर्च की शुरुआत करते हैं कि डेल्टा 0 आ जाए तो कहीं भटकना नहीं है, पेयर ऑफ लाइंस। इफ डेल्टा इज नॉन जीरो तब एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी तो पैराबोला, लेस देन ए बी तो इलिप्स, और मोर देन ए बी तो हाइपरबोला। समझ गया। और सर्कल के लिए कंडीशन ये है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। देयर शुड बी नो टर्म कंटेनिंग एच, मतलब एक्स इंटू वाई नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। एंड रेडियस मस्ट बी रियल, मतलब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, कम से कम नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, है ना। जीरो हो गया तो पॉइंट सर्कल कहेंगे, पॉजिटिव है तो कुछ रेडियस है उसका। ये इंटरप्रिटेशन है इसका। तो इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके आप कोनिक का सेंटर लाएंगे, है ना। और जब ये पॉइंट ऑफ जब ये पेयर ऑफ लाइंस नहीं है तो वैसे केस में जब इन दो ऐसे दो इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं आता हो तो इसका मतलब कोनिक इज पैराबोला। कोनिक इज पैराबोला, क्योंकि पैराबोला ही अकेला कोनिक है जो नॉन सेंट्रल कोनिक है, इसमें कोई सेंटर वेंटर नहीं होता है। ठीक है, समझ गए। तो डायमीटर ऑफ पैराबोला आर पैरेलल लाइंस, दे विल नेवर मीट। अब चलिए अब जरा इस पर कुछ काम कर लें, उसके बाद में पेयर ऑफ लाइंस के बारे में इसका जो था वो मैं कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। जैसे कहता है आपको कि फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ chord of parabola, chord of parabola whose projection ठीक है, whose projection on a line inclined at an angle alpha with axis whose projection find locus of midpoint of chord of parabola whose projection on अपने whose projection on a line whose projection on a line inclined at an angle alpha with axis each of length से c ले लेता, each of length c। तब देखिए ये क्वेश्चन तो है पैराबोला का, इसमें यूज जो होगा कॉन्सेप्ट वेक्टर का कॉन्सेप्ट होगा, है ना। जैसे वेक्टर में पढ़ते हैं किसी भी वेक्टर का दूसरे पर प्रोजेक्शन निकालना, जैसे ए वेक्टर का दूसरे पर प्रोजेक्शन निकालना है, बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है। तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि दोनों एंड से जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, है ना। फिट ऑफ परपेंडिकुलर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको प्रोजेक्शन कहते हैं, ये प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट है। तो प्रोजेक्शन की लेंथ निकालनी हो तो क्या करेंगे, ए डॉट बी कैप, जिस पर प्रोजेक्शन निकालना होता है उसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर लेते हैं और जिसका निकालना होता है उसका डॉट करवा देते हैं। ठीक है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस विल बी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। लेकिन जब प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना हो, दोनों चीज हो सकता है ना, तब क्या करते हैं, मॉडुलस मत लगाइए, ए डॉट बी कैप, लेट इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन इट्स ओन फिट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, और फिर इसके साथ बी कैप एसोसिएट करते हैं, तो विक्टोरियल ये आ गया, है ना। तो ए डॉट बी कैप इज प्रोजेक्शन वेक्टर। तो इस तरह से आप एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे पर निकाल सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट का यूज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कर लेते हैं। देखिए ये हो गया आपका पैराबोला। कोई एक लाइन पहले कॉर्ड ले लेता है ना, कोई एक कॉर्ड है से ए बी, पैराबोला वही स्टैंडर्ड पैराबोला है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल फीचर्स है तो ज्योमेट्रिकल फीचर्स विल रिमेन सेम, तो इसलिए 81 स्क्वायर कॉमा 281, बी 82 स्क्वायर कॉमा 282 हो गया।
मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को अल्फा बीटा ले लेता हूं। ठीक, अब कहता क्या है कि इस लाइन का, इस कॉर्ड का, इस लाइन पर जो एंगल अल्फा पर इंक्लाइंड, इस पर प्रोजेक्शन की लेंथ सी है। अब यहां से मैं परपेंडिकुलर डाल देता हूं, ये पी क्यू। तो शर्त के मुताबिक दिस पी क्यू इज सी, इतना दिया हुआ है, इतनी जानकारी है। अब प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट आपके सामने है। प्रोजेक्शन निकालने के लिए क्या करना होता है कि जिस वेक्टर का, तो बी ए वेक्टर का, बी ए वेक्टर अपना है ए टी वन स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर आई कैप प्लस 2a टी वन माइनस टी टू जे कैप, है ना। टी वन माइनस टी टू जे कैप, ये हो गया आपका बी ए वेक्टर। इसका प्रोजेक्शन इस लाइन पर निकालना है जो अल्फा एंगल पर इंक्लाइंड है। अब इस लाइन के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर लेना तो मजे में ले सकते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल पर इंक्लाइंड लाइन, इसके अलॉन्ग वन लेंथ का वेक्टर लेना है। यूनिट वेक्टर का मतलब वन लेंथ का वेक्टर। तब देखिए, तो वन लेंथ के वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कॉस अल्फा होगा और वाई कंपोनेंट साइन अल्फा। तो इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर में एन कैप कह दूं, इसको आप कह सकते हैं कॉस अल्फा आई कैप एंड प्लस साइन अल्फा जे कैप हो जाएगा, क्योंकि ये कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो आई कैप एसोसिएट करिए, फिर ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है जे कैप एसोसिएट करिए, विक्टोरियली इसको ऐड करिए तो यूनिट वेक्टर आ गया अलोंग द गिवन लाइन। तो एन कैप इज कॉस अल्फा आई कैप एंड प्लस साइन अल्फा जे कैप। ठीक है, तब ये पूरा आपका सब कुछ तैयार हो गया। जिसका लोकस निकालना है, अच्छा अल्फा बीटा उसको भी हमने ले लिया है, उसको थोड़ा अलग कर हट करके कुछ ले लीजिए, तो मिक्स हो जाएगा दोनों अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा। एच कमा के ले लीजिए, है ना। एच क्वेश्चन का डाटा नहीं है। एच इज ए टी वन स्क्वायर प्लस ए टी टू स्क्वायर बाई 2 एंड के इज 2a t1 प्लस t2 बाई 2 आ गया, 2 गोज। अब ये सब हमारा टूल्स है ना। अब इन सबको आपस में रिलेट करना है ना, असेंबलिंग अब काम है। तो देखिए, बी ए डॉट एन कैप, बी ए डॉट एन कैप इज ऑफ मैग्नीट्यूड सी एज पर डेट ऑफ द क्वेश्चन। तो ए टी वन माइनस टी वन स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर कॉस अल्फा प्लस 2a t1 माइनस t2 साइन अल्फा का मॉड इज सी हो गया। अब a t1 माइनस t2 कॉमन ले सकते हैं आप, स्क्वायर कर दीजिए, मॉड भी हट जाएगा। और स्क्वायर करना जरूरी है इन डेटा का यूज करने के लिए, तो a स्क्वायर t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अंदर में आ जाएगा t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, t1 प्लस t2 लिख लीजिए पहले, t1 प्लस t2 cos अल्फा एंड प्लस 2 साइन अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। आ गया। अब जो रिसोर्सेज अपने पास में उसका इस्तेमाल करिए कि t1 प्लस t2 अपने पास में है 2k बाई 2 तो कैंसिल हो गया था, k बाई ए। t1 प्लस t2 इज k बाई ए, t1 प्लस t2 इज k बाई ए, और t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर इज 2h बाई ए,
है ना, जस्ट ऊपर T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर इज 2h बाई ए। अब ये रिसोर्सेज अपने पास है, इसका अब इस्तेमाल करना है। तो देखिए सबसे बाहर में जो आपका लिखा हुआ है ये a स्क्वायर एंड टाइम्स T1 माइनस T2 का स्क्वायर, इसको आपको एक्सप्रेस करना है T1 प्लस T2 और T1 स्क्वायर प्लस T2 के टर्म में। इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर माइनस T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, और ये तो है ही अपना T1 प्लस T2 कॉस अल्फा एंड प्लस 2 साइन इक्वल टू सी स्क्वायर। आ गया? तो अब सब कुछ मालूम है आपको, तो इसको रख दीजिए a स्क्वायर और 2 टाइम्स T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर 2h बाई ए माइनस T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर k स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये हो गया, टाइम्स T1 प्लस T2 k बाई ए k स्क्वायर बाई ए k बाई ए और कॉस अल्फा स्क्वायर हटा दीजिए k बाई ए कॉस अल्फा एंड प्लस 2 साइन अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, अब h को x से और k को y से रिप्लेस करिए, लोकस तैयार हो जाएगा। हो गया? तो देखिए हम कहने के लिए पैराबोला है, लेकिन इस पैराबोला का कोई काम हमने नहीं किया है सिवाय इसके कि AT1 T2 और AT1 प्लस T2 इसका पॉइंट है उसके, और कहीं कोई पैराबोला का कॉन्सेप्ट आपकी नजर के सामने है। कॉन्सेप्ट किसका यूज हो रहा है? वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए पूरा अलर्ट रहना है। क्वेश्चन अब जो पूछेगा वो पूरे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होगा, तो एक पार्ट में आपसे सॉल्यूशन नहीं आ पा रहा हो, दूसरे किसी से कांटेक्ट करिए, है ना, कोई हो सकता है बता देगा। ठीक, तो ये हो गई कहानी इसकी। कॉर्ड की जिसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है ना, उसका लोकस लिख लेंगे। अब आइए, अब जैसे वो स्ट्रेट लाइन वाला आपको बता ही देता हूँ, है ना, वो कंफ्यूजन रहेगा कि कब पेयर ऑफ लाइंस को पैरेलल कहते हैं और कब कोइंसिडेंट कहते हैं, है ना। तो देखिए सीधी बात, जैसे ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, है ना, इसको कहते थे दिस विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है, इफ डेल्टा इज 0, ये कंडीशन होता था। ये कंडीशन आता कहां से था, ये जैसे देख लेंगे आप तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। इफ डेल्टा इज 0 तो जाकर के पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन होता था। इसके लिए जो करते थे आप कि ये कोई जनरल पेयर ऑफ लाइंस है ना, जो ओरिजिन से नहीं भी पास हो सकती है, हो सकती है, क्योंकि सी पर डिपेंड करता है, दोनों की दोनों लाइन भी पास हो सकती है, एक लाइन पास हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो जनरल है, तो हम क्या करते थे, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहीं और एज्यूम कर लेते थे अदर देन ओरिजिन। यहां तक पहुंचने का एक उपाय होता था, एक था कि क्वाड्रेटिक बना करके फिर डी को परफेक्ट स्क्वायर कर देते, उससे आता था ये रिलेशन। दूसरा जो था कि ये ऐसे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहीं और से x1, y1 पर एज्यूम कर लेते। ठीक, अब इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन को शिफ्ट करवा दूं, तो नए सिस्टम ऑफ एक्सिस और पुराने सिस्टम ऑफ एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट जनरेट होगा उसमें रिलेशन यही होता है, स्मॉल x विल बी कैपिटल X प्लस x1, स्मॉल y विल बी कैपिटल Y प्लस y1। अब इसको रख देते थे उसमें, तो a x प्लस x1 का स्क्वायर, b y प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2h x प्लस x1
y प्लस y1 है ना, प्लस 2g x प्लस x1 और y प्लस y1 है ना, सॉरी 2g x प्लस x1, 2f ये आपका 2 प्लस 2f y प्लस y1 f y प्लस y1 2h हो गया है ना, 2x को x प्लस x1 से 2g x प्लस x1 स्मॉल x के जगह पर रखना है और 2f y प्लस y1 कैपिटल y प्लस y1 n प्लस c इक्वल टू 0। ये हो गया नए सिस्टम ऑफ एक्सिस के रिस्पेक्ट में इक्वेशन। अब इसमें आप क्या काम कर देते, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x इज 0, क्योंकि ये ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ लाइंस है और ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ लाइंस के इक्वेशन में सिर्फ सेकंड डिग्री का टर्म होता है। कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ या कोफिशिएंट नहीं आपकी कांस्टेंट के कांस्टेंट टर्म इज 0, ठीक है, कांस्टेंट टर्म इज 0। ये 3 रिक्वायरमेंट है इसके लिए कि ये लाइन ओरिजिन से पास हो जाए, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के ओरिजिन से पास हो जाए। इन सबको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपका रिलेशन आता है, आएगा तो बहुत मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा, यही ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी इक्वल टू 0। अभी डिफ्रेंशिएट करके मैं यही लाया था थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट आ जाएगा एच वाई एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इक्वल टू 0। और थर्ड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आता है कांस्टेंट में, वो मैं लिख देता हूं। तो थर्ड आएगा पूरे कर्व के इक्वेशन में x के जगह पर x1 और y के जगह पर y1 डालने के बाद जो वैल्यू आएगी वो। और ऐसी स्थिति हो सकता है एग्जामिनेशन हॉल में आए और वो भयावह स्थिति होती है, उस समय मैक्सिमम बच्चे जो नहीं जानते इन सब चीजों को दम तोड़ देते हैं कि अब इसका क्या करूं, है ना, क्योंकि अब ये सब है कि ऐसा नहीं कि छुआ और होगा तब तो सबका हो जाए, तो ऐसा नहीं सोचना है वहां बैठ करके। और इसीलिए नहीं होता है, बहुत सारे पढ़े लिखे बच्चे जो अच्छी तैयारी करके जाते हैं वो भी बाहर हो जाते हैं इसी रीजन से कि हर क्वेश्चन को एक ही तरह का ट्रीटमेंट करते हैं। पर्टिकुलरली जैसे केमिस्ट्री में है, आता है तो फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, थर्ड का डी, ये लगा दिया आपने। अब मैथमेटिक्स में गलती से ये सब इसी माइंडसेट के साथ बैठे तो एक क्वेश्चन नहीं ले, पहला क्वेश्चन लेके बैठेंगे और 3 घंटा पूरा पी जाएगा वो, है ना। तो ये सब टेक्निक आनी चाहिए और हाथ खोलना है, मैथमेटिक्स में हाथ खोलना है, वो नहीं खोले तो फिर गए वहीं के वहीं रह गया। देखिए अब इन 2 लीनियर इक्वेशन के सहारे इस सेकंड डिग्री के इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सिर्फ मैं पहले टर्म को फोकस करता हूँ, ax1, यहाँ पर ax1 स्क्वायर है, इसको देखते हुए मैं लिख लेता हूँ x1 टाइम्स ax1 प्लस hy1 एंड प्लस g, ठीक है। तो एक टर्म तो पूरा ही खत्म हो गया ax1 स्क्वायर और प्लस hx1 y1 में से एक गया और एक रह गया अपने काम का, gx1 में से एक गया और एक रह गया, जो रह गया उतना नंबर मैं लिख रहा हूं। नेक्स्ट इसमें देखिए by1 है, by1 स्क्वायर अपने पास में है, इसको देखते हुए मैं क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ by1 प्लस hx1 सेकेंड इक्वेशन एंड प्लस f। अब चलिए अब फिर हिसाब किताब, hx1 y1 ये गया नील, ये भी अब आ गया घेरे में, इसका एक जो बचा हुआ था वो भी यूज हो गया hx1 y1, by1 स्क्वायर को देख करके डिसीजन ही लिया था, एक fy1। तो अब बच गया आपका gx1 प्लस fy1 एंड प्लस c इक्वल टू, ठीक है। तो जब फर्स्ट 2 कंडीशन सही है तो इसका मतलब ये 0 है, ये 0 है, तो देयरफॉर gx1 इस साइमल्टेनियसली मैंने 2 लीनियर से एक सेकेंड डिग्री के एक्सप्रेशन को डिवाइड किया है। वैसे डिवाइड करने के लिए तो एक डिवाइजर एक ही होता है पॉलिनोमियल, यहाँ साइमल्टेनियसली मैंने 2 से डिवाइड किया है, gx1 प्लस fy1 एंड प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए 3 कंडीशन है आपके पास, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब इसके थ्रू 2 कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ, एक तो ये जो है वो है ही, दूसरा ये इस तरह से मान ली 3 लाइन की इक्वेशन आ जाए, ठीक है, 3 लाइन की इक्वेशन आ जाए और तीनों लाइन की इक्वेशन क्या है कि द 3 इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट या 3 लाइंस आर कनकरेंट, दोनों का मतलब एक ही है। 3 इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट मतलब तीनों इक्वेशन की एक ही राय है
और दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा इफ दे आर नॉन पैरेलल, है ना, दे रिप्रेजेंट नॉन पैरेलल लाइंस। तो अब थर्ड लाइन भी वहीं से पास हो जाए तो इसका मतलब ये तीनों लाइन कंकरेंट होंगी। तो ऐसे केस में करते क्या है, प्रैक्टिकल तरीका ये है कि दो को सॉल्व करके जो एक्स वाई है तीसरे को सेटिस्फाई करेगा। उसी सेटिस्फाई करवाने से जो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रिलेशन आता है वो ए एच जी एच बी और एफ और जी एफ और सी, यही डेल्टा के नाम से आपका जाना जाता है, दिस इज इक्वल टू जी। और चूंकि ये तीनों कंडीशन सही होनी चाहिए तभी जाकर के लाइन कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के ओरिजिन से पास होगी और होनी चाहिए पास। तो ये डिटर्मिनेंट ऐसे फॉर्म होता है कि तीनों रो में जो डिटर्मिनेंट जो एलिमेंट्स आया है ये तीन लीनियर इक्वेशन का रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स है, ठीक है, जिसमें देखिए x1 y1 है क्या। हाँ सर बीच में आवाज कट गई थी सर, ये बताइए जो आपने जो कोफिशिएंट 2 है उसे क्यों ड्रॉप कर दिया है? 2 किसका, Z2hx1y1, तो नीचे जो इक्वेशन बनाई है उसमें 2, ये बीच में आवाज कट गई थी बहुत। यहाँ पर देखिए ये जैसे hx1y1 एक यहाँ भी यूज हो गया, hx1y1 एक यहाँ भी यूज हो गया, तो दोनों यूज हो गया इसीलिए ड्रॉप कर दिया। ठीक है सर, थैंक यू सर। अब देखिए अब ये जो ओरिजिनल इस चीज को आप जानेंगे तो अब कभी जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना, कभी भी जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होगा। ये जो फर्स्ट कॉलम में है वो x1 का कोफिशिएंट है, सेकेंड कॉलम में y1 का कोफिशिएंट है और थर्ड कॉलम में जो नंबर है दे आर कांस्टेंट। इससे आपका ये इक्वेशन तीनों जनरेट हुआ है ना। और ये x1 y1 है क्या, x1 y1 कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, यही है ना, ठीक है। तो अब देखिए अब सवाल ये आता है जो डिफरेंशिएट करके आप इक्वेशन लाते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, इक्वेशन आ गई ये, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, ये इक्वेशन आ गई, टेकिंग x एज कांस्टेंट। इसका मतलब ये कतई नहीं लेना है, बहुत लोग ये भी प्रेज्यूम करके बैठे रहते हैं कि ये दोनों डिफरेंशिएट करके जो लीनियर इक्वेशन आया ये यही दोनों लाइन है, नहीं, ये सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए यूज करते हैं। ये दोनों जो डिफरेंशिएट होकर के इक्वेशन आई वो इक्वेशन इन दोनों लाइन की अलग अलग इक्वेशन नहीं है, ठीक है, इसी को खूब अच्छे से समझ लेना है। ये इक्वेशन नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती है, ये कोई दो लाइन है जो यहाँ से पास हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो, लेकिन ये दोनों लाइन गिवन पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन नहीं, गिवन पेयर ऑफ लाइंस में सेपरेट इक्वेशन नहीं है, इसी को दिमाग में रखना है, ठीक। अब चलिए अब अच्छी बात ये है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब ये तीनों इक्वेशन आपके सामने सीधे आ जाएगा, डेल्टा आप लिख लेंगे, डेल्टा से तीनों इक्वेशन जनरेट कर लीजिए। उसके बाद बाय द वे मान लीजिए आपको जैसे पेयर ऑफ लाइंस के बीच का एंगल कितना होता है, tan थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab और अपॉन a प्लस बी। अब मुद्दे की बात पर आता हूँ, मॉड a प्लस बी। इफ थीटा इज 0 मतलब if h square is equal to ab then theta is 0। अब theta is 0 तो क्वेश्चन अराइजेस कि whether the two lines are parallel or coincident, है ना, दो चीज हो सकता है, दो लाइन के बीच में एंगल 0 है तो दो लाइन ऐसे भी हो सकती है ना, पैरेलल एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, या हो सकता है दोनों कोइंसिडेंट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अब इन दोनों में से फर्क करना हो तो क्या करते हैं, ये तीनों इक्वेशन लिखिए, दो तो आप डिफरेंशिएट करके ले आते हैं, लेकिन आप क्या करिए डेल्टा से तीसरा इक्वेशन भी लिख लीजिए, gx प्लस एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। बाय द वे इक्वेशन आ जाए इस तरह से, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 and 3x plus 3y plus 3 equal to 0 if you are getting such set of equations। इसका मतलब क्या है, ये तीनों इक्वेशन मिल करके एक ही को बता रहे हैं, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सर हाँ सर इक्वेशन कैसे बनाई आपने? अपने से बना लिया कि बाय द वे डेल्टा में ए एच जी फर्स्ट रो में जो नंबर था, जैसे a1 है, h1 है और g भी 1, तो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, x1 के जगह पर x मैंने लिख लिया, ठीक है सर, ठीक समझ गए। सेकेंड में h2 है,
B2 है और F2 है, ऐसा आ गया, ये हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड में GFC की वैल्यू 33 है, ये आ गई। इन तीनों को देखें तो तीनों एक ही इक्वेशन को बताता है, x + y + 1 = 0। अब जरा बताइए कि इस इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन होगा, x + y + 1 = 0 का इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है कि दो लाइन के बीच में एंगल 0 है और उसका इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि ये x और y पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट देगा। तो अब किस केस में दो लाइन का इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकता है? कोइंसिडेंट हो, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ हो। जैसे ये इस तरह का दे दिया, x + y - 1 का होल स्क्वायर = 0, ये दे दिया। तो ऐसी लाइन के केस में इसी तरह का इक्वेशन आप पाए, ओपन करके और देख लीजिएगा, इसी तरह का होगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो लाइन विल बी कोइंसिडेंट। सेकेंडली, ठीक है, फर्स्ट सेट ये हो गया। सेकेंड ऑप्शन ये हो सकता है कि लाइन ऐसी आ जाए, x + y + 1 = 0, 2x + 2y + 2 = 0 एंड 3x + 3y + 4 = 0, ये आ गया। ठीक है, अब जरा बताइए, इन दोनों इक्वेशन की तो एक राय है, x + y + 1 = 0, और इसकी राय जो है ये कहता है कि नहीं, x + y + 4/3 = 0। आप इन दोनों को कभी साथ साथ खुश कर सकते हैं? किसी दो नंबर को ऐड करके -1 और साइमल्टेनियसली उन्हीं दोनों नंबर को ऐड करके -4/3 ला सकते हैं? जादूगर नहीं होता, नहीं ला सकते, है ना। हाथ की सफाई जो जानता है वो कर सकता है, या हम भी करते हैं, आंसर मिलाने के लिए करते हैं, वो नहीं करना है, ये किसी कीमत पर संभव ही नहीं है। तो ऐसे दो इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन होगा? नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं। अब जरा बताइए, दो लाइन के बीच में एंगल 0 है और दोनों लाइन का कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं, क्या मतलब, क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। ठीक है, ये पेयर ऑफ लाइंस है तब की बात है, डेल्टा इज 0। जैसे इसमें डिटर्मिनेंट में दो रो आइडेंटिकल हो जाए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, दो रो प्रोपोर्शनल हो जाए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, समझ गए। तो डेल्टा 0 है, 1 1 1 2 2 2। अब ये x y z कुछ भी रहे, इसकी वैल्यू 0 होगी, इसलिए डेल्टा 0 है, पेयर ऑफ लाइंस है, और ऐसी स्थिति आ जाए तो इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं, और कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका मतलब लाइंस आर पैरेलल एंड सेपरेटेड बाय अ नॉन जीरो डिस्टेंस। ठीक है, इस स्थिति में लाइन कैसी आएगी? तो x + y का होल स्क्वायर -4 = 0। अब इससे आप इक्वेशन जनरेट करेंगे, ऐसी इक्वेशन है। ये दो पैरेलल लाइन की इक्वेशन है, एक है x + y + 2 = 0 और दूसरी लाइन है x + y - 2 = 0। ये दो पैरेलल लाइन की इक्वेशन। ठीक है, ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि कब ये पैरेलल लाइन होगी, कब ये कोइंसिडेंट लाइन होगी, ये पूछ सकता है। दूसरा इसी में जो कॉन्सेप्ट है जो बराबर पूछता रहता है कि जब तीन लाइन कनकरेंट है, ठीक है, तीन लाइन कनकरेंट है, तो इन तीनों लाइन के इक्वेशन के कोफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट तैयार करेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, दिस मस्ट बी 0। क्यों होना चाहिए? तो जैसे ये लाइन है a1x + b1y + c1 = 0, दूसरी लाइन है a2x + b2y + c2 = 0, और तीसरी लाइन मैं ले लेता हूं a3x + b3y + c3 = 0, है ना। से सिंबॉलिकली इसको L1 = 0, इसको L2 = 0 और इसे L3 = 0 कह देता हूं। तो क्या इस L3 = 0 को ऐसे कह सकते हैं, L1 + लैम्डा टाइम्स L2 = 0 फॉर सम लैम्डा, क्योंकि दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले किसी भी थर्ड लाइन के इक्वेशन को इस तरह से लिख लेते हैं, L1 + लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 = 0। ठीक, तो जब L3 का एक्सप्रेशन ये L1 + लैम्डा L2 के बराबर है, तब इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन करें, R3 goes to R3 - R1
प्लस लैम्डा R2, तो थर्ड रो आइडेंटिकली 0 हो जाएगा। इस चीज को समझ गया है कि नहीं? बिकॉज A3 इज A1 प्लस लैम्डा A2, है ना? A3 इज A1 प्लस लैम्डा A2, B3 इज B1 प्लस लैम्डा B2, ठीक है? और ऐसे ही C3 की वैल्यू है C1 प्लस लैम्डा C2, तो थर्ड रो आइडेंटिकली 0 हो जाएगा। थर्ड रो आइडेंटिकली 0 हो गया, ठीक है? तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप दिखा देते हैं कि इफ थ्री लाइंस आर कनकरेंट देन सच डिटरमिनेंट विल बी 0। लेकिन अब उल्टा कि इफ दिस डिटरमिनेंट इज 0, तो वेदर द थ्री लाइंस विल बी कनकरेंट और नॉट, क्या कहेंगे? सर नोट नो सर, कोई जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है, मे और मे नॉट भी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना? रीजन अभी बताया कि मान लिए तीनों लाइन पैरेलल हो जाए तो एक्स और वाई के कोफिशिएंट का रेशियो तो सेम होगा, तो दो कॉलम आइडेंटिकल किया जा सकता है ना? दोनों में 1 2 3, जैसे यही ऊपर में एग्जांपल लिखा हुआ है, इसी में मैं थोड़ा और चेंज कर दूं, 1 3 4 कर दूं कांस्टेंट, और इससे डिटरमिनेंट तैयार करूं, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी? नहीं, 1 2 3 1 2 3, और इधर में 1 3 4 कर दूं, तो दो कॉलम आइडेंटिकल है, तो इसलिए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। तो इफ द थ्री लाइंस आर कनकरेंट then coefficient, then determinant formed by their coefficients will be 0. लेकिन if determinant formed by coefficients of the straight lines, है ना, is 0, then the pair of lines need not be concurrent. Then the three lines need not be concurrent. समझ गए? इस बात को समझ गया है कि नहीं? यस कि नो? यस सर। ठीक है, तो ये सब जो है कंफ्यूजिंग पार्ट है, जो लेकिन डिटरमिनेंट 0 हो जाए तो नीड नॉट बी कंकरेंट, इसमें रिजिड रहना है, इसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। और टेस्ट जरूर लिखिए।